हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम प्रश्नावली प्रारंभ करें, सर्वप्रथम हम लोग यह जान लेते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, या सर्वप्रथम हम यह जानें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, अभाज्य नाम से ही पता चल रहा है, अ माने नहीं और भाज्य यानी कि जिन संख्याओं का विभाजन ना होने पाए, अर्थात वे संख्याएं जो अपने आप खुद से या फिर एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, अगर 2 की बात करें तो 2 किससे विभाजित होगा? या तो सिर्फ 2 से होगा या फिर 1 से होगा। 3 या तो सिर्फ 3 से होगा या फिर 1 से होगा। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 देखिए, 4 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। तो यानी कि 1 और अपने अलावा वह 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जो 1 या फिर अपने अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक सूत्र का प्रयोग यहां पे किया जाएगा। यदि हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, ए और बी, और हमसे कहा जाए कि इसका एचसीएफ और एलसीएम अर्थात मासा और लासा ये दिया हो, तो इनमें संबंध क्या होता है? इनमें संबंध होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याएं जो हमें दी हुई हैं उनका गुणनफल बराबर होता है उनके मासा अर्थात एचसीएफ गुणा लासा अर्थात एलसीएम। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। आइए इस प्रश्नावली को हल करते हैं इस अवधारणा के आधार पर। सर्वप्रथम पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का हमें क्या प्राप्त करना है? अभाज्य गुणनखंड। और पहली संख्या दी हुई है 140। तो इसको हल करते हैं। 140 के सर्वप्रथम हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। 140 लिखा हुआ है तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो 2 से इसको भाग करते हैं। 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से विभाजित हो रही है तो 2 तियां 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। 3 से देखते हैं। 3 से विभाजन का नियम क्या है कि दोनों संख्याएं जो भी दे रखी हैं, जैसे 35 यहां पर आया तो 35 में हम अंकों का योग कर लें। कितना आ रहा है? 5 और 3 8। तो 8 3 से विभाजित होती है। 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं ना, तो 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो 5 से करके देखते हैं। 5 से संख्या विभाजित हो रही है। 5 सत्ते 35 और अंततः ये 7 से विभाजित हो रही है। तो 7 एकम 7। इस प्रकार हमने 140 के सभी गुणनखंड प्राप्त कर लिए। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा 140 बराबर, देखिए 2 गुणा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा, फिर कितना आ रहा है? 5, तो गुणा में लिख देंगे 5। फिर गुणा में कितना आ रहा है? 7, तो लिख देंगे 7। तो इस प्रकार यह 140 का फाइनल उत्तर होगा। 140 के ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस तरह हम आगे भी प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2, 156। तो अगले प्रश्न पर इसके गुणनखंड करते हैं। दूसरा प्रश्न 156। तो देखिए 156 के गुणनखंड कर लेते हैं। 1 5 6। सर्वप्रथम 2 से विभाजित करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा ये। 2 तियां 6, 2 नेम 18। अब देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो इसको 3 से विभाजित कर देंगे। 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब यह संख्या सीधे 13 से विभाजित हो रही है, तो इसको 13 से विभाजित कर देंगे। 13 एकम 13। तो इस प्रकार 156 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13। इस प्रकार ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 3825। ये देखिए 3825। तो अब इस पृष्ठ पर हम इसको हल करेंगे।
तीसरा प्रश्न है, तीसरा इसका भाग दे रखा है 3825। तो 3825 के गुणनखंड कर लेते हैं। 3825, तो देखिए अंत में 5 आ रहा है, अर्थात ये संख्या 5 से विभाजित होगी। या फिर अगर हम जोड़ करके देखें तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18। देखिए अभी हमने बताया था कि जो भी अंक दिए हुए हैं 3825 हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 18 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर फिर से देख लेते हैं अंकों का जोड़ करके कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15। तो यह अभी भी हो रही है, तो 3 से फिर विभाजित कर देंगे। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। 4 2 6, 6 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तब 5 से विभाजित कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25। अभी भी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 से विभाजित कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 आ गया। 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो अब 17 से इसको विभाजित कर देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, अर्थात 3825 के जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वह होंगे, देखिए 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2 गुणा, फिर 5 2 बार आ रहा है तो लिख देंगे 5 की घात 2 और गुणा में 17। यह इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड का अभीष्ट उत्तर होगा। इस प्रकार अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 5005। इसका जो चौथा भाग है वह है 5005। अब इसको हल करते हैं। चौथे भाग को 5005, तो 5005 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5005। देखिए इसको 5 से विभाजित करते हैं तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। 2 से भी नहीं हो रही है, 3 से भी नहीं हो रही। तो देखिए क्रमशः चलते रहते हैं। देखिए 2 से देख लिया नहीं हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, 5 से नहीं हो रही, तो 5 के बाद कौन सी संख्या है? 7। तो अभाज्य संख्याओं से ही करना है। प्रश्न में दिया भी गया है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 7 अभाज्य संख्या है। 7 से करके देख लेते हैं क्या विभाजित हो रहा है या नहीं। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तियां 21। तो ये 7 से विभाजित हो रही है। अब 7 से विभाजित करने के बाद 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं है। अब आती है 11। ठीक है, तो अब 11 से विभाजित करके देख लेते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियां 33, और 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है ही पहले से। तो 5005 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए अभाज्य वह क्या है? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यह इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड का अभीष्ट उत्तर है। इसका पांचवा भाग देख लीजिए, दे रखा है 7429। तो अब इसके पांचवें भाग को हल कर लेते हैं। 7429, तो इसके गुणनखंड करते हैं। 7 4 2 9, 7429। अब यह संख्या एक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन करने वाली है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा सोचना पड़ेगा। यह संख्या ना तो 2 से विभाजित हो रही है, ना 3 से विभाजित हो रही है। 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या सीधे 17 से विभाजित हो रही है। तो 17 से विभाजन करके देख लेते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 से भाग करेंगे 7429 को, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 चौक 68। तो 17 चौक 68 हो गए। यहाँ 14 में से 8 गया, 6 बचा, फिर 2 उतारेंगे। 17 का पहाड़ा 62 तक पढ़ेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये 9 उतार लिया यहाँ पर से। तो 17 सत्ते 119। तो यदि हम इससे को 17 से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 437।
अब यह संख्या किससे विभाजित होगी? यह संख्या 19 से विभाजित होगी, क्योंकि देखिए 17 से पहले तो जाने का मतलब नहीं, 17 से पहले अगर विभाजन हो रहा होता तो पहले ही हो जाता। तो हम 17 के आगे अभाज्य संख्याएं देखेंगे। इतना तो समझ में आ ही रहा है, 17 से पहले अगर विभाजन हो रहा होता तो पहले ही कर लिया होता, 17 डायरेक्ट 17 से ही हो रहा है। अब अगली संख्या जो होगी वो 17 के बाद से विभाजित होगी। तो अब जो संख्या आई है 437, उसको हम भाग देंगे 19 से। तो 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, कितना बचेगा? 5। और ये 7 यहाँ पे उतार लेंगे तो 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियां 57। तो ये भाग होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? 23। 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो अब इसको 23 से भाग कर देते हैं। तो 23 से भाग करने पर 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 17 गुणा 19 गुणा 23, यह अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2, जिसमें कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, तो कम से कम 2 संख्याओं का जोड़ा दे रखा है प्रश्न में, के एचसीएफ अर्थात मासापा और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला काम हमें यह करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जो हमने सूत्र बताया था प्रारंभ में, उस सूत्र में रख करके हमें इसकी जांच भी करनी है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 26 के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तियां 6। अब 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो 13 से भाग कर लिया, 1 आ गया। इसी प्रकार 91 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 91 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 सीधे 7 से विभाजित होगा। तो अब 7 से विभाजित करते हैं, कितना आ जाएगा? 7 एक कम 7, 7 तियां 21, 13 आ गया। अब 13 से विभाजित कर देंगे तो 1 आ गया। तो इस प्रकार जो इसके गुणनखंड आए वो क्या आए? 2 गुणा 13। और 91 के गुणनखंड कितने आ गए? 7 गुणा 13। तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ मतलब मासा, तो मासा कैसे प्राप्त करते हैं? मासा जो होगा, जो इनके गुणनखंड आए हैं उसमें जो उभयनिष्ठ होगा उसको लिख लेंगे। अब देखिए 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13 में उभयनिष्ठ क्या है? 13 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 13। और एलसीएम कैसे प्राप्त करेंगे? एलसीएम प्राप्त करेंगे कि जो उभयनिष्ठ था उसको तो लिखेंगे ही, जो उभयनिष्ठ है उसको पहले लिख लेंगे। उभयनिष्ठ क्या है? 13। अब 13 यहां से और यहां से एक बार लिखा जाएगा, और बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी ऐसे ही उतार लेंगे, यानी कि 2 गुणा 7। तो एलसीएम कितना प्राप्त होगा? 13 दूनी 26, और 26 की 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 छंग 42 और ये 182। तो 13 गुणा 2 गुणा 7, इस प्रकार एलसीएम कितना प्राप्त हो गया? 182। अब इसके अलावा हमें क्या प्राप्त करना है? इनको चेक भी करना है। क्या चेक करना है? कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या क्या थी? 26 गुणा दूसरी संख्या 91 बराबर एचसीएफ कितना आ गया? 13 गुणा एलसीएम कितना आया? 182। तो सर्वप्रथम बायां पक्ष को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 की गुणा कर लेंगे 91 में, 91 गुणा 26 कितना प्राप्त होगा? 6 एक कम 6, 6 नेम 54, फिर 2 एक कम 2, 2 नेम 18। तो इस प्रकार गुणा हमें प्राप्त हुई कितनी? 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2, यानी कि 2366। बाएं पक्ष में क्या प्राप्त हुआ? 2366 बराबर। अब यहाँ पर 13 से 182 की गुणा कर लीजिए। तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, 13 का पहाड़ा पता ही होगा। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए। तो अर्थात हमारा जो एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला है वो सही है, और इस प्रकार हम इस सूत्र द्वारा उत्तर की जांच भी कर सकते हैं।
अगले पृष्ठ पर अब अगला प्रश्न हल करेंगे। दे रखा है दूसरा भाग इसका 510 और 92 के लिए। तो अगले पृष्ठ पर चलते हैं। दूसरा भाग है 510 व 92। तो सर्वप्रथम 510 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 510 के गुणनखंड क्या होंगे, 510। अभी ये संख्या सबसे पहले 2 से विभाजित हो रही है, तो 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब इसको 5 से विभाजित कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब फिर 51 आ गया, तो 51 देखिए किससे विभाजित हो जाता है, 5 और 1 6, 3 से हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब ये किससे विभाजित होगा, 17 से। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। इसी प्रकार अब 92 के गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तियां 6, फिर सीधे 23 से हो जाएगा, 23 एकम 23। तो इस प्रकार 92 के जो गुणनखंड आए वह क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए HCF कितना होगा इसका। HCF का मतलब क्या होता है कि जो भी उभयनिष्ठ आया है, इन दोनों संख्याओं में जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए उनमें उभयनिष्ठ क्या आया है, सिर्फ 2 मिल रहा है उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 1 2 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। अब LCM कैसे निकालेंगे। LCM हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कॉमन आया है, जो उभयनिष्ठ आया है उसको तो लिखे हैं, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बची हैं उनको भी लिख लें। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बचा है, 2 और 23। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 23। और यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 गुणा 3 गुणा 17। तो गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। इस प्रकार LCM देखिए काफी बड़ा हमें मिला। और वह क्या है, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 की 23 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 4 तियां 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, अर्थात 92। यहाँ तक की गुणा आ गई 92। 92 की 5 में गुणा करें तो देखिए कितना आता है, 92। या फिर ऐसा कर लेते हैं, 92 यहाँ तक 92 आ गया। अब इसके बाद ये क्या है, 5 तियां 15, तो 92 की सीधे 15 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 ने 135 और 3 138। अभी बचा है 17 की भी गुणा करना। तो जो भी आया उसकी 17 से गुणा कर लीजिए। 17 का 0, 17 की 0 में गुणा करी 17 आ गया, वो 0 आ गया। अब 17 की 8 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 136। 136 का 6 हासिल 13, 17 तियां 51, 51 और 3 कितने हो गए, 54 और 10 64 का 4 हासिल 6, 17 एकम 17 और 6 23। तो इन सब की गुणा मिला करके कितना आ गया, 23,460। यहाँ पर लिख देते हैं 23,460। HCF और LCM प्राप्त होने के बाद अब हमारा अगला कृत्य क्या है, अगला काम क्या है कि हम उसको जांचें। तो जांचने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या क्या आई है, पहली संख्या है दी हुई 510 गुणा दूसरी संख्या 92 बराबर HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23,460। तो देखिए दाएं पक्ष में गुणा कर लेते हैं क्योंकि ये छोटी गुणा है। 2 की 0 में गुणा कर ली, 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। तो आ गया 46,920। अब रफ में 510 और 92 की गुणा कर लें। अगर ये दोनों बराबर प्राप्त होते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारी उत्तर की जांच सही है। तो यहाँ पर 510 और 92 की गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 9 की गुणा करते हैं, 9 की 0 में गुणा करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। इसको हल कर लेते हैं, 0, 2, 9, 5 और 1 6 और ये 4। तो ये भी कितना आ गया, 46,920। तो इस प्रकार इस उत्तर की जांच भी हो गई। अब इसका अगला भाग देख लेते हैं। अगला भाग दे रखा है 336 और 54। तो आइए इसको हल कर लेते हैं।
तीसरे भाग को दे रखा है 336 और 54। तो सबसे पहले काम क्या, 336 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से विभाजित होगा तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अभी भी ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो करते जाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से, तो 3 सत्ते 21, और इसके बाद आखिरी में 7 एकम 7। तो इस प्रकार 336 के गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 गुणा 2, यहां पर लिख लेते हैं इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 के गुणनखंड करेंगे, तो 54 के गुणनखंड क्या होंगे, सर्वप्रथम 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यह 2 से विभाजित तो होगा नहीं, तो अब इसको किससे विभाजित किया जाएगा, 3 से। तो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इसका HCF लिख लें। इसका HCF कितना होगा, देखिए सबसे ज्यादा बार क्या क्या कॉमन आया है उसी से पता चल जाएगा। देखिए एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों में 2 बेनिस्ट मिल रहा है, और एक 3 मिल रहा है बेनिस्ट। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 अर्थात 6। और इसी प्रकार LCM निकालें, तो LCM कितना होगा, देखिए जो कॉमन मिल रहा है 2 गुणा 3 उसको तो लिख ही लीजिए, 2 गुणा 3, ये तो हमें कॉमन मिल गया। अब इसके अलावा देखिए यहां पर क्या क्या बच रहा है, गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे गुणा में 3 गुणा में 3। और इस पद में क्या बच रहा है, 2 2 2 गुणा 7, यानी कि 3 बार 2 लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक बार 7। अब इन सबकी गुणा कर लीजिए, गुणा देखिए कितना आता है, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 दूनी 108। 108 तक हम लोगों ने इसकी गुणा कर ली। अब इसके बाद 2 दूनी 4 सत्ते 28, तो 108 की 28 से और गुणा कर लीजिए, तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 और हासिल 1, 2 एकम 2। तो हमें आंसर मिलेगा 4, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3024। LCM इसका क्या प्राप्त हो गया, 3024। तो HCF और LCM तो हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रश्न में एक आधी चीज यही थी, उसको हम लोगों ने हल कर लिया। अब इसके लिए उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच के लिए क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या क्या है, 336 गुणा दूसरी संख्या क्या है, 54 बराबर HCF कितना आ गया, 6 गुणा 3024 क्या है, LCM। तो पहले दाएं पक्ष में गुणा कर लेते हैं, 6 से गुणा करना आसान है, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 18 2 20 का 0 और ये 2 आ गया, 6 तियां 18, तो कितना आ गया, 18204। अब बाएं पक्ष में देखिए 336 और 3024 की 6 में गुणा करें, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2। अच्छा ये गुणा गलत हो गई है, इसको फिर से हल कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 था, तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18 हमने कर दिए थे, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 6 तियां 18, तो 18144 आ गया। और इसी प्रकार बाएं पक्ष में 336 की 54 में गुणा करेंगे, तो यहाँ रफ में कर लीजिए, 336 की 54 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तियां 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 4 तियां 12 और 1 13, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 तियां 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तियां 15 और 1 16। इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 8, तो ये आ गया 18144। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, तो यह भी उत्तर की जांच हो चुकी है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 3, जिसमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और पहला भाग दे रखा है 12, 15 और 21। तो देखिए आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना आ ही चुका है और एचसीएफ और एलसीएम कैसे प्राप्त करते हैं ये भी आ चुका है। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद 15 के गुणनखंड करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी संख्या और बहुत ही सरल प्रश्न है ये। 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। इसके बाद 21 का हल करेंगे तो 21 का कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा नहीं है तो 3 सत्ते 21 और ये 7, तो 7 एकम 7। तो देखिए इनके 12 के गुणनखंड हमें क्या मिल रहे हैं, इसको लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड मिल रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड हमें क्या मिल रहे हैं, 3 गुणा 5। और 21 के गुणनखंड क्या मिल रहे हैं, 3 गुणा 7। अब बताइए कि इसका एचसीएफ कैसे प्राप्त करेंगे। 12, 15 और 21। तो एचसीएफ हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि जो भी संख्या उभयनिष्ठ होगी। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि जो संख्या भी उभयनिष्ठ आई है उसको तो लिख ही लेते हैं पहले। सर्वप्रथम 3 तो लिख ही लिया। अब देख लीजिए कि क्या क्या बच रहा है। पहली वाली संख्या में क्या क्या बच रहा है, 2 गुणा 2। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2। इसके बाद अगली संख्या में क्या बच रहा है, 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे गुणा में 5। और इसके बाद 21 वाले में क्या बच रहा है, 7। इन सबकी गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60 और 60 की 7 में गुणा करेंगे तो 7 छंग कितने होते हैं, 42। अर्थात आंसर आ गया 420। बताइए क्या आंसर आया है, 420। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो हमें लग रहा है सारी संख्याएं ही आपस में कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य हैं। चलिए हल करते हैं इसको। अगला प्रश्न दे रखा है 17, यहाँ पे लिख लेते हैं द्वितीय भाग 17, 23 व 29 के लिए। तो 17 के जब गुणनखंड करने चलेंगे तो 17 तो सीधे 17 से ही विभाजित होगा। 23 को करेंगे तो 23 सीधे 23 से ही विभाजित होगा। और 29 का जब करेंगे तो 29 भी सीधे 29 से ही विभाजित होगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका एचसीएफ तो देखिए बहुत ही आसान हो गया। एचसीएफ क्या होगा, कुछ भी इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तो एक तो देखिए सभी में उभयनिष्ठ रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि एचसीएफ होगा ही नहीं या 0 लिख देंगे, एचसीएफ 1 रहेगा। ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन भाग है यानी कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ तो एक ही है, एक को आप लिखिए या ना लिखिए। और गुणा में बाकी क्या बचा, पहले पद में क्या बचेगा 17, दूसरे पद में क्या बचेगा 23, तीसरे पद में क्या बचेगा 29। तो अब हमें गुणा करनी है 17, 23 और 29 की। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 11,339। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जो काफी आसान है। अब इसका तीसरा भाग करते हैं। तीसरा भाग दिया हुआ है 8, 9 और 25। तो अगले पृष्ठ पर इसको हल करते हैं 8, 9 और 25 के लिए। लिखते हैं यहां पर तीसरा भाग 8, 9 और 25। देखिए कभी कभी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 8 है तो आपको पता है कि 8 के गुणनखंड 2 के उसमें आते हैं, तो लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी तरह से इसको हल करिए, जैसे यहाँ पर गुणनखंड करके हमने दिखाया है वैसे ही हल कर लीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो थोड़ा सा आपकी समय की बचत होगी। ठीक है। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 तिया 9 होता है तो 3 गुणा 3। और इसी तरह 25 के तो सबसे आसान होते हैं 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। ठीक है। तो अब यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, देखिए कि इसमें उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है। पहली संख्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, दूसरी आई है 3 गुणा 3 और चौथी आई है
5 गुणा 5। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तो HCF कितना आ जाएगा 1। और LCM क्या होगा, जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं उन सभी को हम लिख लेंगे, तो सारी ही संख्याएं बची हैं। यानी कि यहाँ पर बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया 3 गुणा 3 अर्थात 9 बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना 5 गुणा 5 अर्थात 25 बचा हुआ है। तो इन सबकी गुणा कर लीजिए। 25 अट्ठे कितना होता है 200। 25 का तो पहाड़ा पता ही होगा। और 200 नेम यानी कि 2 नेम 18, तो ये 1800 हमें प्राप्त हो गया। यह इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है HCF ऑफ। अब ये देखिए ब्रैकेट या कोष्ठक लगा हुआ है, तो इस कोष्ठक का मतलब ये होता है कि 306 और 657 ये दो संख्याएं दी हुई हैं और इनका HCF कितना दिया हुआ है 9, और LCM दिया हुआ है इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे आसान तो काम यह है, देखिए एक तो काम यह है कि हम 306 और 657 के गुणनखंड करें और फिर उनमें से जैसे अभी तक सवाल लगाते आए हैं उनके गुणनखंड प्राप्त करें, या फिर हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है 9 गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। तो ये जो 9 गुणा में है जब इस पक्ष में जाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, तो कितना प्राप्त होगा 306 गुणा 657 और ये बटे में 9 आ जाएंगे, ये 0 बना हुआ है 306 है, ठीक है, बराबर LCM। अब 9 से इसको देखिए भाग कर लीजिए। 9 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है 306 को यदि भाग करें तो देखें होता है कि नहीं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 3 बचेगा हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तियां 27, 3 बचा, 9 चौक 36। तो LCM क्या प्राप्त हो गया, LCM बराबर 657 गुणा 34। अब 657 की आप 34 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कितना होगा 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 सिंह 24, 25 26। अब 3 से गुणा कर लीजिए। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। तो आंसर आ गया 8, 2 और 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 2 12 का 2 हासिल 1। तो 22,338। तो इसका जो उत्तर होगा वो 22,338, यह इसका अभीष्ट उत्तर होगा। आइए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए क्या शर्त है। 0 से समाप्त अगर कोई संख्या होती है तो वह 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी। देखिए कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आ रहा हो तो वो 10 से विभाजित होगी। जैसे 20, 30, 40, 50, ये सब संख्याएं क्या हैं, इनके सभी के लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर ये लास्ट में 0 आ रहा है तभी तो ये 10 से विभाजित हो रही हैं। अगर हम यहीं पर ले लें 51, 52, 55, कुछ भी संख्या ले लें, वो 10 से विभाजित पूर्णतया नहीं होंगी क्योंकि इनके अंत में 0 या 0 नहीं आ रहा है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो 0 पे जो भी समाप्त होगी ये तो आपको समझ में आ गया कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक है। और 10 से विभाजित होने का क्या मतलब है कि वह संख्या 2 गुणा 5 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि 10 बराबर किसके होता है 2 गुणा 5 के, यानी उसके गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए। अब जो हमें संख्या दी हुई है वह क्या है 6 की घात n। 6 की घात n के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की संपूर्ण घात n, या फिर 2 की घात n गुणा 3 की घात n, क्योंकि ब्रैकेट में है कोष्ठक में है तो दोनों पर घात में n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 तो आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, और जब यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी तो
यह 0 पर समाप्त भी कैसे हो सकती है? तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे कि 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 से तो विभाजित हो रहे हैं क्योंकि 2 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, में 5 नहीं है, और होना चाहिए 2 और 5 दोनों। अतः यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, या ये कह सकते हैं कि 5, क्योंकि 2 से तो हो रही है, 5 से विभाजित नहीं होगी। देखिए 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, इसलिए ठीक है। 2 और 3 आ रहा है, अगर 5 भी आता तो काम बन जाता। तो हम फाइनली ये लिख सकते हैं अंततः कि अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चाहे n की घात n में कुछ भी हो, ठीक है ना। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6, व्याख्या करिए। देखिए 2 संख्याएं दी हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, और बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए प्रारंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, और भाज्य इसके अलावा सारी होती हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। पहली संख्या दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यदि हम देखें तो इस पद में एक ये पद दे रखा है और एक ये पद दे रखा है, दोनों में 13 हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो कोष्टक में क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए गुणा में तो 13 आ ही रहा है ब्रैकेट के बाहर या कोष्टक के बाहर, और इसको यदि हम हल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुणा 78। अब 78 की अगर हम गुणनखंड करें तो आपको पहाड़े अगर याद है तो आपको पता होगा 13 छंग 78 होता है, तो 78 को लिख सकते हैं 13 गुणा 6। तो इस प्रकार ये जो संख्या है ये किससे विभाजित हो रही है, देखिए 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, 13 आ रहा है गुणा में तो 13 से भी विभाजित होगी, 6 आ रहा है गुणा में तो 6 से भी होगी, और खुद जो भी ये संख्या है उससे तो विभाजित होगी ही होगी। तो अगर ये 13 से भी विभाजित हो रही है, 6 से भी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, कारण क्या है इसका, कारण इसका ये है कि यह अपने और एक के अलावा, अपने व एक के अलावा भी विभाजित हो रही है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो एक यह पद है, एक यह पद है, इनमें हमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, 5। तो 5 को उभयनिष्ठ ले लिया, बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो 5 तो गुणा में है ही, बाकी इधर गुणा करते हैं इसकी, तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, देखिए 2 तिया 6, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 की 7 छंग 42 से गुणा करते हैं, 42 की 24 से गुणा कर लेते हैं, 24 दूनी 48 का 8 हासिल 4, 24 चौक 96 और 4 100, तो ये आ गया 1008। तो अब इसके गुणनखंड करें या ना करें, ऐसे ही पता चल रहा है कि यह 5 से भी विभाजित होगी, और 1008 के जो गुणनखंड आएंगे, अच्छा 1008 इसके बाद में प्लस 1 भी था, तो ये प्लस 1 भी कर दीजिए, 5 गुणा 1009। तो अब यह संख्या देखिए 5 से भी विभाजित हो रही है और 1009 से भी विभाजित हो रही है, तो यह भी कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि यह 1 व अपने अलावा 5 से विभाजित हो रही है और 1009 से, जो इसका कारण था वही इसका भी कारण होगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी
खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में लासा अर्थात एलसीएम निकाल करके इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं कि रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? इस प्रश्न में हम 12 और 18 का एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। और एलसीएम किस तरह प्राप्त किया जाता है? इनके गुणनखंड कर लीजिए। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 2 दूनी 4 तियाँ 12, यहाँ पर 2 तियाँ 6 तियाँ 18। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो भी उभयनिष्ठ है सर्वप्रथम उसको लिख लेंगे। देखिए 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है दोनों में, तो 2 को लिख लिया। 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है तो 3 को लिख लिया। बाकी बची हुई संख्याएं कौन सी हैं? ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 3। तो गुणा होकर के कितना आ गया? 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 तियाँ 36। मिनट में दे रखा था, तो 36 मिनट बाद वह पुनः मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। धन्यवाद।